हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद SKVM में। आज हम इतिहास के दूसरे पार्ट पर बात करेंगे। मैंने पहले पार्ट में इतिहास का इंट्रोडक्शन पूरा किया था और इसमें बताया था कि इतिहास है क्या, उसका पूरा सिलेबस बताया था। अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। आज हम इतिहास का पहला पार्ट कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो जो है वो SSC वनडे एग्जाम जितने भी हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इतिहास से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये वीडियो उसके लिए कंफर्टेबल होगी और मैं यहाँ तक आप दावा कर सकता हूँ और मुझे विश्वास भी है कि UPPCS या PCS लेवल तक का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं पाओगे। इतिहास से, इस वीडियो से आप इतिहास की सारी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं एग्जाम के लिए। आज हम इतिहास के सेकंड पार्ट पर हैं। मैंने बताया कि इतिहास हम जब शुरू करेंगे तो हम प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे। सबसे पहले मैंने सिलेबस में यही बताया था और ये सिलेबस जो है वो प्राचीन भारत का है। मैंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। और एक और भारत मैंने इतिहास के पार्ट बताया था, आज़ादी के बाद का भारत। वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन उसको मैं कुछ वीडियो में लाऊंगा और कंप्लीट कराऊंगा, जिससे आप इतिहास में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करें। आज हम प्राचीन भारत के पहले पार्ट में प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे। लेकिन ये प्रागैतिहासिक काल होता क्या है, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं पड़ा? इसका मुख्य कारण है, प्रागैतिहासिक का मतलब होता है कि ऐसा काल जहाँ पर जो चीज़ें हमें मिली हैं उसको हम अभी तक सही रूप से बता नहीं पाए कि उसका अर्थ क्या है। यहाँ के जो लोग थे या इस काल में जो लोग थे, उस काल में जानकारी जो मिलती है उसे हम सही तरीके से समझ नहीं पाए। यहाँ पर कोई किताबें नहीं मिली हैं या कुछ चीज़ें जानकारी लिखी हुई नहीं मिली है, कुछ भी उकेरा गया है, वो ऐसे शब्दों में उकेरा गया है जिसे हम पढ़ नहीं पाए। प्रागैतिहासिक काल की जो चीज़ें मिलती हैं उन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे तो उनमें पत्थर या उस समय के औजार या उस समय के कुछ बर्तन, मिट्टी के बर्तन या गुफाओं में चित्र, जो दीवारों पे गुफाओं में चित्र मिलेंगे, इन सब का अध्ययन करके हमें पता चला है कि उस समय भी कुछ लोग थे जो यहाँ निवास करते थे। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे हम सटीक वर्णन कर सके, सही समय बता सके और वो व्यक्ति का नाम बता सके या कुछ भी बता सके। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि एक ऐसा काल जहाँ से हमें जानकारी तो मिलती है लेकिन हम उस जानकारी को सटीक रूप से समझ नहीं पाते। एक ऐसा काल जहाँ पर मनुष्य मौजूद था, लेकिन कौन था, कब तक था और उसने जो खोज की वो सटीक रूप से कब और कितने समय में की, इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है। हमें पता चलता है कि इस काल में ही आग की खोज हुई, हमें पता चलता है इस काल में बर्तन बनाना स्टार्ट हुए, हमें पता चलता है इस काल में पहिए की खोज हुई। लेकिन हमें सटीक रूप से समय, व्यक्ति या कोई एक ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता जिससे हम बता सके कि इस समय में इस व्यक्ति ने ये किया। अभी वर्तमान में हमें कुछ भी मिलता है या हम पिछला इतिहास पढ़ते हैं तो हमें किताबों से या किसी अन्य जानकारी से हमें पता चलता है कि उस समय ये राजा था, इस राजा के शासनकाल में ये हुआ और इस तरीके से कार्य किया। लेकिन इस काल में हमें ऐसा कोई जानकारी, सटीक रूप से जानकारी नहीं मिलती। हम अनुमान लगाते हैं, किसके आधार पर? पत्थरों के आधार पर। हम अनुमान लगाते हैं औजारों के आधार पर, हम अनुमान लगाते हैं बर्तनों के आधार पर, हम अनुमान लगाते हैं चित्रों के आधार पर, या हम अनुमान लगाते हैं उस समय जो हड्डियां मिली हैं, उस समय की जो हड्डियां मिली हैं उन हड्डियों के आधार पर कि उस समय वो कौन से जानवर को पालते थे, कौन से चीजें करते थे, या उस समय कुछ फसलों के अवशेष मिले, कुछ जौ के या चावल के या गेहूं के साक्ष्य मिले, जिससे हमें पता चलता है कि उस स्थान पर वो लोग रहते थे। आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पूर्ण रूप से इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। प्रागैतिहासिक काल को मैंने अभी बताया कि ऐसे इस काल में कोई भी चीज पढ़ी नहीं गई है अभी तक, या सटीक रूप से सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमें सटीक जानकारी इस काल की उपलब्ध नहीं है। इस काल को सही तरीके से पढ़ने के लिए हम इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं और इसका नाम प्रागैतिहासिक काल के नाम के, इसका नाम एक और नाम है जिसे हम कहते हैं पाषाण काल। अब आप कहोगे कि पाषाण काल इसका नाम कैसे पड़ा?
पाषाण का मतलब होता है पत्थर। जिस काल में सबसे ज्यादा उपयोग पत्थरों का होता था, औजार पत्थरों के, कोई कार्य कर रहे हैं पत्थरों से, गुफाएं जो बनी हुई हैं पत्थरों पर, हम चित्र उकेरे जा रहे हैं पत्थरों पर, बर्तन बनाए जा रहे हैं पत्थरों के। तो जो पूर्ण रूप से हम निर्भर हैं, जिस काल में जिस चीज पर निर्भर हैं, उसे हम कहते हैं, उस नाम से हम इस काल को जानते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा पाषाण काल। इस प्रागैतिहासिक काल का ही नाम है पाषाण काल। इस पाषाण काल को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, जिसे हम पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, इस प्रागैतिहासिक का एक भाग है ये, तीसरा नवपाषाण काल। ये 3 भाग हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इस प्रागैतिहासिक काल में इस पाषाण काल के अलावा एक काल और मिलता है, जहां एक धातु का उपयोग होता है। उस धातु को मैं बताऊंगा आगे। उस काल का अगर आपको पता है, जिसे हम मनुष्य के द्वारा सबसे पहली धातु उपयोग में लाई गई, उसको, उस धातु का नाम क्या है, और उसी धातु के नाम पर इस काल का, इस समय का नाम पड़ा है, वो मैं आगे बताऊंगा। इसको बताने के बाद अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि उस समय सबसे पहली धातु जो मनुष्य ने उपयोग की थी वो कौन सी थी। अब हम बात करेंगे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल की। ये पाषाण काल के भागों को विभाजित किया गया है। अगर इनकी समय काल देखा जाए तो पुरापाषाण काल का कोई समय काल नहीं है, अज्ञात, मैं अज्ञात मान रहा हूं, कितना पुराना है वो पता नहीं है, लेकिन कब तक, लगभग 10,000 साल तक, 10,000 ईसा पूर्व। पहले कुछ लोग 50,000 मानते हैं, कुछ लोग 1 लाख मानते हैं, कुछ किताबों में 5 लाख मिला है, तो मैंने अज्ञात मान लिया। पहले बहुत समय पहले, मतलब 5 लाख मान लो या 1 लाख मान लो या 50,000 मान लो, मैंने अज्ञात से लेके 10,000 तक माना है, 10,000 ईसा पूर्व। फिर मध्यपाषाण काल का समय मानूं कि इस मध्यपाषाण काल का समय वो लगभग माना जाता है 10,000 साल से 6,000 साल पुराना, ईसा पूर्व। ये मध्यपाषाण काल का टाइम टेबल है। ये सटीक नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि 10,000 साल ईसा पूर्व है, 10,000 ईसा पूर्व है, इसके बाद मध्यपाषाण काल लग गया। हो सकता है कुछ वर्षें और लगी जो पुरापाषाण काल में ही नहीं, या हो सकता है इस 10,000 साल से पहले ही मध्यपाषाण काल स्टार्ट हो गया। सटीक रूप से हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, ना हमें जानकारी है, लेकिन हमने अनुमान लगाया है कि 10,000 साल ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व से पहले पुरापाषाण काल था। उसके बाद 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व में मध्यपाषाण काल रहा है, और 6,000 से लगभग 3,000 ईसा पूर्व में नवपाषाण काल मिला है। आप कुछ किताबों में कुछ अलग डेट भी मिल सकती है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ये डेट सटीक नहीं है। जो मौर्य काल होगा, मौर्य काल के बाद जितनी भी डेट मिलेंगी उसमें लगभग कहीं कंफ्यूजन होता है, लेकिन सटीक मिल जाती है। मध्य भारत का इतिहास जो मिलेगा, मध्यकाल का जो इतिहास मिलेगा, उसमें तारीखें अधिकतर सटीक रहती हैं। आधुनिक काल में तारीखें बिल्कुल सटीक रहती हैं, लेकिन प्राचीन भारत में हम सटीक जानकारी या सटीक तारीख इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उस समय के कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, उस समय की कोई वीडियो नहीं है, उस समय क्या, कैसे, कितने समय में हुआ। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं यहाँ पर कुछ समय और इधर उधर कर दूं तो कुछ होगा। ये 10,000 साल है, ये 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व, उससे पहले 5 लाख साल, 1 लाख साल, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इसमें 2-3 साल, 10 साल, 20 साल, 100 सालों का इधर उधर होना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। इसलिए आप अगर आपको किसी और टीचर ने या किसी और किताब में आंकड़ा इधर उधर मिले कि ये समय में, तो ये मत कहना कि मैंने यहाँ पर गलत पढ़ा दिया। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, जानकारी समय सटीक पता नहीं है, केवल अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय बताया है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डेटिंग होती है। उस कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि कितने साल पुरानी है, तो साल ही तो पता चल जाएगा, लेकिन कब की है, एग्जैक्ट कब की है, वो नहीं पता चलता। इसलिए अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट होती है। तो मैंने इनका समय बता दिया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल का। अब हम पता लगाएंगे या हम जानेंगे कि पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में तीनों में अंतर क्या है।
तीनों में ऐसा क्या डिफरेंट है कि इन तीनों को अलग अलग किया गया, और इन तीनों को मिलने के लिए या इन तीनों के स्थान कौन कौन से, जिससे हमें पता चलता है कि ये स्थान मध्य पाषाण काल के, ये स्थान नव पाषाण काल के, और ये स्थान पुरा पाषाण काल के, या ये स्थान कुछ और काल के हैं, वो कैसे पता चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। इतनी चीजें आप नोट कर लें। और कुछ लोगों ने कहा कि जो PDF है या इसकी जो चीजें हैं वो एक जगह एकत्रित हो जाए, इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है स्टडी विद SKBM पर। इस वीडियो के लिंक में उसकी मैं लिंक जोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसकी उसकी टेलीग्राम की जो लिंक होगी वो ऐड कर दूंगा, उसमें जाकर ज्वाइन कर लें। और जितनी भी मैं क्लास लूँगा उसकी PDF बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, ऐसा नहीं कि जितनी भी चीज़ें होंगी वो बिल्कुल लेंथी फॉर्म में, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में वहाँ अपडेट करा दूंगा और वहाँ पहुँचा दूंगा। आप उसको अपने प्रिंट करा दें या आप लिख सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक लगी हुई है, देख लेना। अब हम बात करेंगे पुरा पाषाण काल की। ये पाषाण काल है पहला पार्ट। उसके बाद एक और काल है, मैंने बता दिया है। इस पाषाण काल के तीन इससे बता दिए, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम बात करेंगे पहले काल की, पुरा पाषाण काल की। जिसका समय मैंने बताया था, जिसका अज्ञात है कि वो 5 लाख साल है या 1 लाख साल ईसा पूर्व है, लेकिन वो कब तक है, तब कब तक माना जाता है, वो 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल को हम पुरा पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो पत्थर का उपयोग होता है, चाहे वो औजारों में, बर्तन में, या जो गुफाएं मिलती हैं वहां, सबसे ज्यादा उपयोग होता है उस पत्थर का। इस पत्थर का उपयोग होता है, और जो औजार होते हैं वो किसी भी तरीके के ढालनुमा नहीं होते, तरासे हुए नहीं होते कि उस औजार को, उस पत्थर को हमने नुकीला बनाया है, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। वो अगर साक्ष्य मिलता है वो किसी और काल का है, लेकिन पुरा पाषाण काल में ऐसे कोई भी औजार नहीं है जिन्हें तराशा गया हो, जिन्हें मानव ने खुद स्वयं बनाया हो किसी का शिकार करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो पत्थर का कोई तरासे हुए पत्थर नहीं मिलते। जो लोग हैं वो खानाबदोश हैं। खानाबदोश का मतलब क्या है? शिकारी हैं, शिकार करते हैं, कुछ खाद्य संग्रहण करते हैं। खाद्य संग्रहण किसका? जो मांस बच गया, जो उन्होंने शिकार किया, अब उस शिकार का मांस बच गया तो उस मांस को उन्होंने रख लिया, या कुछ फल हैं उन फल को उन्होंने रख लिया, तो थोड़े थोड़े मात्रा में उन्होंने खाद्य संग्रहण ही मिलता है। यहाँ पर इस काल में किसी भी प्रकार का, इस काल में आपको किसी भी प्रकार की चीजें कृषि की या और चीजों की नहीं मिलती है। हाँ, इसमें सबसे बड़ी जो खोज मानी जाती है वो मानी जाती है आग की खोज। आग की खोज। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आग की खोज हुई किस काल में थी, तो आप ध्यान रखना कि आग की खोज पुरा पाषाण काल में हुई, लेकिन इसका उपयोग, तो खोज तो बहुत सारी होगी, लेकिन उसका सटीक उपयोग कब स्टार्ट हुआ, उसकी चीजें कब स्टार्ट हुई। यहाँ अब मैं कहूँ कि खाना पकाने के लिए आग का उपयोग होने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, या कुछ भूनने के लिए उपयोग होने लगा। आग की खोज हो गई। जैसे शिकार कर रहे हो, शिकार करते करते एक जानवर के पीछे भाग रहे हैं, उपयोग किसका कर रहे हैं? पत्थर का। उन्होंने पत्थर फेंका और वो शिकार में न लगते हुए दूसरे पत्थर में लगा, और जब पत्थर आपस में टकराए, उसके पास मान लो सूखी घास हो या कुछ भी हो, वो आपस में टकराने के कारण जो चिंगारी निकली, और चिंगारी से जो जिसकी खोज हुई उसी को कहते हैं हम आग की खोज। आप ये नहीं सोचोगे कि आग की खोज हो गई है तो जो शिकार करते हैं उसको भूनना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, ऐसा मानते हैं लोग, कहानी जो विद्वान है वो ऐसा मानते हैं कि वो शिकार कर रहे थे। मान लो वो शिकार के लिए गए, एक किसी जानवर के पीछे हैं, और वो जानवर उस जानवर के पीछे करते करते उन्होंने पत्थर के औजार फेंके, और जब पत्थर के औजार फेंकते हैं तो किसी दूसरे पत्थर में वो लग जाता है, और जब पत्थर के औजार आपस में पत्थर लगता है तो ये चिंगारी का उपयोग होता है। और उस चिंगारी से, अब एक बार तो शिकार किया नहीं होगा, कई बार शिकार करते हैं, तो वो चिंगारी एक बार ऐसा हो सकता है कि वो चिंगारी आसपास की घास में लग गई, और जब घास में लग गई तो वहां से जो ज्वाला निकली, तो उन्हें पता तो था नहीं ये आगे इससे हानि होगी, लाभ होगा, कुछ में पता नहीं। जब वो उसके पास गए, उन्हें जलन महसूस हुई, तब उन्हें पता चला कि ये हमारे लिए हानिकारक भी है और कुछ जानवरों के लिए घातक भी है।
मेरी बात तो सुन पा रहे हो? या उस समय बरसात होती थी तो बरसात में जो बिजली गरजती है तो कहीं ना कहीं तो पड़ती होगी। उस पड़ने से जो चिंगारी निकलती है, आग निकलती है, धीरे धीरे करके हम मनुष्य मनुष्य इतना अच्छा क्यों है या मनुष्य ने इतना डेवलपमेंट क्यों किया? क्योंकि वो सीखता है। तो उसी कारण से जब चीज़ों से उसने पत्थर से जो आग निकली उससे सीखा, बिजली जो आकाशीय बिजली है उससे सीखा। तो यहाँ माना जाता है कि इस काल में आग की खोज सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इस काल में सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है वो है भीमबेटका। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में, एमपी में, भीमबेटका की गुफाएं आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन ये भीमबेटका की गुफाएं सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो पुरापाषाण काल के स्थल, यहाँ पर वो शैल चित्र मिलते हैं, चित्रकला। इन भीमबेटका की जो गुफा है उस गुफा में चित्रकारी मिलती है। अब चित्रकारी का नाम सुनते ही आपके मन में बहुत ख्याल आते होंगे कि कौन कौन सी पेंटिंग होंगी, कैसी पेंटिंग होंगी। ऐसा कोई भी पेंटिंग नहीं है। वो वहां पर कुछ आकार के, मान लो इस आकार के कुछ चित्र मिले हैं। इस आकार में चित्र मिले भीमबेटका में। या शिकार करते हुए जो जानवर जिनका शिकार करते थे उन जानवरों का वो चित्र बना देते। सही तरीके से चित्र नहीं है, कुछ उकेरे हुए है, कैसे ही बना दिए उन्होंने, ऐसे बना दिए, बैल बना दिया वैसे ही, ऐसे बना दिए, कुछ सही तरीके से नहीं। पर हाँ, हमें इतना तो पता चलता है कि इस गुफा में कोई एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो यहाँ रहता था, जो उस समय जब उनकी कार्बन डेटिंग होती है तो पता चलता है कि ये चित्रकारी अभी की नहीं है, बहुत साल पुरानी है। तो उनके आधार पर इस समय इनका पता लगाया जाता है। भीमबेटका के साथ आप ध्यान रखेंगे सोन घाटी, मोस्ट इंपोर्टेंट, सोन घाटी, भीमबेटका, ये पुरापाषाण काल के स्थल है। पुरापाषाण काल में याद क्या रखना है, सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है? पत्थर का। पत्थर के औजार, पत्थर के बर्तन। खाना बदोश, जो वहाँ के लोग हैं वो खाना बदोश हैं। क्या करते हैं? शिकारी जीवन में यूज करते हैं और खाद्य संग्रह करते हैं। गुफाओं में रहते हैं, एक स्थान पर नहीं रहते, अस्थायी रूप से रहते हैं। ध्यान रखना, अस्थायी रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, गुफा का उपयोग करते हैं। खाद्य संग्रह, थोड़ा थोड़ा अपना जो सामान है उसको एकत्रित कर लेते हैं खाने के लिए। आग की खोज, सबसे इंपोर्टेंट, आग की खोज यहाँ हुई। भीमबेटका स्थान यहाँ पर है, सबसे इंपोर्टेंट पुरापाषाण काल का भीमबेटका। फिर सोन घाटी, भीमबेटका में गुफाएं मिली हैं, उस गुफा में चित्रकारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कई एसएससी और वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि पुरापाषाण काल में जो स्थान है वो कौन सा स्थान सबसे प्रसिद्ध है या चित्रकारी के लिए, जहाँ चित्रकला मिलती है पुरापाषाण काल की, वो कौन सा स्थान है, किस राज्य में है। इस बात को ध्यान रखना। और अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं एसएससी में आए हुए 10 क्वेश्चन जो एसएससी में आए हैं वो अधिकतर बार पूछे जाते हैं, वो इसी प्रागैतिहासिक काल से, इतिहास के इसी प्रागैतिहासिक काल से। कौन से क्वेश्चन है वो भी मैं बताऊंगा आपको कि वो क्वेश्चन मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो क्यों इंपोर्टेंट है, वो चीज़ें तुम्हें क्यों पढ़नी चाहिए, वो उसके क्वेश्चन भी लाया हूँ, वो लास्ट में मैं बताऊंगा। इसलिए उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आप जितनी मैं जानकारी दे रहा हूँ उसको एकत्रित करें, उसको ध्यान से पढ़ें। मैं बिल्कुल धीरे धीरे करके चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। तो भीमबेटका और सोन घाटी, इन दो स्थानों को याद रखना, ये स्थान है पुरापाषाण काल के। ये बात होगी हमारे प्रागैतिहासिक काल में, पाषाण काल का पहला काल, पुरापाषाण काल। अब हम दूसरे काल की बात करते हैं। दूसरा काल कौन सा था हमारा? मध्य पाषाण काल। ये चीजें लिख रहे हो साथ साथ तो अच्छी बात है, ये चीजें आप साथ साथ लिख रहे हो तो अच्छी बात है। नहीं तो टेलीग्राम में ये सारे शॉर्ट नोट्स मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, ध्यान रखना उसको। अब हम दूसरे की बात करेंगे, मध्य पाषाण काल। इसका मैंने समय बताया था आपको 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। ये समय इसका मध्य पाषाण काल का। इसमें क्या होता है? इसमें उपयोग तो पत्थर का होता है, लेकिन वो पत्थर अब तरासे हुए होते हैं, नुकीले होते हैं। पहले पत्थर जिन्हें जैसा मिल गया वैसा उपयोग कर रहे हैं, जैसा भी मिला, गोल मिला, चौखूटा मिल गया, कैसा भी मिलेगा। ये पत्थर का उपयोग हो रहा था, इन पत्थरों का उपयोग हो रहा है, तो वो पुरापाषाण काल के पत्थर है। लेकिन जब मध्य पाषाण काल में पहुंचे, लोगों ने समय दिया, अभी समझ रहे हो ना, 10,000 साल से
6000 साल, बीच में 4000 ये सब साल हैं। इन 4000 सालों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा। वहां से 10,000 साल बहुत लंबा पीरियड है। 1,00,000 साल मान लो, 1,00,000 साल 1,00,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व में जितना बदलाव हुआ, फिर इतने वर्ष में बदलाव हुआ। तो जो पत्थर के औजार होंगे वो तरासे हुए, नुकीले हैं। मान लो ऐसे आकार में हैं जो मारने के लिए उपयोगी होते हैं। कुछ पत्थर तरासे गए खाल को छुटाने के लिए, जानवर शिकार किया, उस जानवर की खाल उतारने के लिए उन पत्थरों का उपयोग होता है। कुछ नुकीले पत्थर हैं, भाले का उपयोग करने के लिए ऐसा पत्थर नुकीला किया और लकड़ी में बांधा और भाले का उपयोग कर रहे हैं। तो जो पत्थर हैं वो तरासे गए, इन्हें माइक्रोलिथिक पत्थर कहते हैं। माइक्रोलिक जो पत्थर होते हैं उन्हें वो मध्य पाषाण काल के पत्थर हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये। माइक्रोलिथ इन पत्थरों को कहते हैं जो तरासे हुए। किस काल के हैं ये पत्थर? मध्य पाषाण काल के। ये पत्थर जो तरासे हुए होते हैं उन्हें माइक्रोलिथ पत्थर कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोलिथ जो पत्थर है वो किस काल में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना मध्य पाषाण काल में। अब इनका जो जीवन है कुछ बदलाव आ रहा है, समय जैसे जैसे बीत रहा है बदलाव आ रहा है, क्योंकि मनुष्य में सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो उसका सबसे उन्नति का, वो है गलतियों से सीखना और बदलाव। वो बदलाव को धीरे धीरे करके एक्सेप्ट कर लेता है। बदलाव तुम्हारे सामने भी देखे जा रहे हैं। हम कैसे, जब हमारे पास फोन नहीं था, ऑनलाइन का जमाना हो गया। एक समय ऐसा भी था जब फोन नहीं था, ऑनलाइन था नहीं, फिर भी जीवन यापन हो रहा है। लेकिन अब ऑनलाइन आ गया है, चीज़ें तकनीकी रूप से आगे बढ़ रही हैं, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया। जब पत्थर ऐसे थे बिल्कुल जिसका कोई आकार नहीं था, उसको भी हमने उससे सीखा कि पत्थरों को नुकीला बनाया जाए और माइक्रोलिथ उसका नाम दिया गया। अब जो जीवन है, शिकार का जीवन है, अब वो धीरे धीरे करके एक ऐसे स्थान पर है, उन्होंने कुछ जानवर देखे। इसमें सबसे, जैसे पुरापाषाण काल में जैसे सबसे इंपोर्टेंट है आग की खोज, वैसे ही इस मध्य पाषाण काल में सबसे इंपोर्टेंट क्या पता है? पालतू पशु। सबसे पहला पालतू पशु आप बता सकते हैं क्या है? सबको पता है, कुत्ता। मानव का सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता है। आप सब जानते हैं, कुत्ते से परिचित हैं। आप एक बार उसको कुछ डाल दें, वो दोबारा आपके पास आएगा, दोबारा डाल दें, आपको सबसे पहले वो कुत्ता, जो मनुष्य वहाँ रहा हुआ, उसने उस जीव को देखा, उसके पास आया, उसने दया भाव से कुछ खिलाया, दोबारा आया, तो वो एक रूप से एक अटैच हो गया उस व्यक्ति से। गांव में सभी लोग कुत्ते से परिचित है कि चीज़ें किस तरीके से परिचित हो जाते हैं। वैसे ही अब सबसे पहला जो पालतू पशु है वो कुत्ता है। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि मानव का सबसे पहला ऐसा जानवर बताओ कि जो पालतू बनाया हो। लोग गाय, भैंस, बैल या किसी अन्य जानवर को मानते हैं, तो ध्यान रखना कुत्ता सबसे पहला पालतू पशु था जिसको मनुष्य ने पालतू बनाया था। अब हम बात करेंगे जो गुफाओं में रहता था, जो व्यक्ति गुफा में रहता था, धीरे धीरे करके स्थायी, पूर्ण रूप से स्थायी नहीं, अब उसका जो कुछ स्थान निश्चित हो गए कहाँ वो रहता है। पूर्ण रूप से तो वो स्थायी नहीं हुआ इस काल में कि यही एक सटीक रूप से रहने लगा। वो कुछ स्थान निश्चित हो गए कि वर्षा के मौसम में यहाँ रहेगा, ठंड के मौसम में यहाँ रहेगा, गर्मी के मौसम में यहाँ रहेगा। और इस काल में सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया वो आया हीट, मतलब गर्मी का। पुरापाषाण काल में गर्मी मतलब ग्रीष्म काल। इस मध्य पाषाण काल में ग्रीष्म काल इस समय स्टार्ट हो गई। पुरापाषाण काल में सर्दी थी, यहाँ पर अधिकतर जगह जो स्थान था वो जमा हुआ था। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते गर्मी बढ़ना स्टार्ट हो गई। जब गर्मी बढ़ेगी, जो बर्फ है वो बर्फ क्या होगी? पिघलेगी। और जब बर्फ पिघलेगी तो बर्फ पिघलने के बाद जो स्थान खाली होगा वहाँ पर घास अपने आप आएगी। और जब घास आएगी तो जो जानवर वहाँ रहते थे उनकी जनसंख्या में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। और जनसंख्या में जब जानवरों की बढ़ोतरी होगी तो जो उन पर निर्भर है, ये मानव शिकार करता था, जो उन पर निर्भर है, तो उसकी भी जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो जब ग्रीष्म काल आया, ग्रीष्म काल की बढ़ोतरी हुई, गर्मी का तापमान, मतलब गर्मी बढ़ने लगी, तापमान बढ़ने लगा, तो जो बर्फ थी वो पिघलने लगी।
बर्फ पिघलेगी, घास उत्पन्न होगी, घास पर रहने वाले जीव जो होंगे, जो शाकाहारी जीव होंगे, गाय भैंस या जो जंगली जानवर जो घास पर निर्भर हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। जब उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी तो जो जंगली जो उन शाकाहारी जीवों पर निर्भर हैं, उनकी भी जनसंख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो यही काल है जहाँ पर ग्रीष्मकाल उत्पन्न होता है। स्थान निश्चित नहीं है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता है, और मछली पकड़ने वाले कुछ स्थानों पर मछली पकड़ने के साक्ष्य भी मिलते हैं। कुछ स्थानों पे मछली पकड़ने के भी साक्ष्य मिलते हैं कि इस काल में मछली भी पकड़ी जाती थी। तो ध्यान रखना, मध्य पाषाण काल में याद रखना। हाँ, इसके स्थान रह गए कि ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां पर मध्य पाषाण काल के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, मध्य पाषाण काल के स्थान बागोर, बागोर राजस्थान का ऐसे स्थान पाए गए। बागोर में वो साक्ष्य पाए जाते हैं जिन्हें हम मध्य पाषाण काल के कह सकते हैं। दूसरा ध्यान रखना, एक है मेहरगढ़, दूसरा स्थान है आदमगढ़ का, मध्य प्रदेश में। ये दो स्थान, बागोर राजस्थान का, आदमगढ़ मध्य प्रदेश का, ये दो स्थान इस मध्य पाषाण काल के स्थान है। यहाँ पर वो जो साक्ष्य पाए जाते हैं, वो साक्ष्य ये मध्य पाषाण काल के साक्ष्य पाए जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के कैसे अंतर है, उसमें क्या हुआ, इसमें किस तरीके से, इस बात को ध्यान रखना। माइक्रोलिथ जो शब्द है, वो शब्द मध्य पाषाण काल का है, और ये शब्द इसलिए यूज हुआ है क्योंकि हमने जो औजार हैं पत्थरों के, वो पत्थरों के औजार तराशे गए हैं, नुकीले बनाए गए हैं। पर पालतू पशुओं का उपयोग में, पालतू पशु का सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता, किस काल में, मध्य पाषाण काल में। स्थान निश्चित नहीं था, पहले जो पुरा पाषाण काल में लोग चले ही जाते थे, आज वापस नहीं लौट रहे हैं, एक स्थान से चले गए दूसरे स्थान पर आए नहीं, उस स्थान पर वापस नहीं आए। यहाँ पर वो निश्चित स्थान हो गए, पर स्थायी नहीं हुए, पूर्ण रूप से स्थायी नहीं हुए कि पूर्ण रूप से स्थायी हुए, निश्चित स्थान हो गए कि कुछ समय तक यहाँ, उसके बाद वहाँ, उसके बाद वहाँ, फिर लौट के वहाँ आएंगे, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कुछ जीवन शैलियाँ स्टार्ट कर दी। ग्रीष्मकाल स्टार्ट हो गया, वहाँ पर गर्मी बढ़ोतरी हो गई, गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगी, घास उत्पन्न होगी, उन पर रहने वाली जो पशु होंगे उनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। जब उनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी तो उस पर रहने वाले जो जीव है उनकी भी जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। वैसे मनुष्य हुआ, कुछ और जानवर, मांसाहारी जानवर हुए, उनकी भी जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। और मछली पकड़ने के कुछ साक्ष्य भी मिलते हैं इस काल में। दो स्थान मैंने बता दिए, बागोर राजस्थान का, आदमगढ़ मध्य प्रदेश का। आते पूछ लिए जाते हैं आदमगढ़ जो स्थान है वो उसमें कौन सा काल पाया जाता है, किस काल के आदमगढ़ में स्थान है, तो ध्यान रखना मध्य पाषाण काल का। अब हम बात करेंगे इस काल के बाद तीसरा काल मैंने बताया था, कौन सा तीसरा काल था। इसके सारे नोट्स आपको मिलेंगे, आप परेशान ना हो कि ये मैं हटा देता हूँ, या तो आप साथ साथ लिखते रहें या फिर टेलीग्राम से यूज कर लें। टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, स्टडी विद SKBM। तीसरा है नव पाषाण काल। इसका मैंने समय बताया था 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। सटीक नहीं है, कुछ किताबों में 2000 ईसा पूर्व भी होगा, कुछ किताबों में 5500 होगा, होता रहता है। आप थोड़ा ओवरऑल आंकड़ा लगाना, इतना ही निकलेगा। अब नव पाषाण काल में क्या अंतर है। अब यहाँ पर जो पत्थरों के जो औजार हैं वो बिल्कुल सटीक रूप से तराशे गए। भाला जिस तरीके से पत्थर का उपयोग करते हैं जानवरों को मारने के लिए, उसका उपयोग हुआ है। जो छीलने के लिए, खाल छीलने के लिए पत्थर का उपयोग हुआ है। औजार तराशे गए हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बर्तन, मिट्टी के बर्तन, जिन्हें हम मृद भांड कहते हैं। मिट्टी के बर्तन का उपयोग होता है, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले इस काल के। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कृषि के साक्ष्य मिले। यहाँ पे लोग छोटे स्थान पर, कुछ स्थान पर खेती भी करना स्टार्ट हो गए, खेती भी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिए। तो कृषि के साक्ष्य मिले, वो कृषि के साक्ष्य इस नव पाषाण काल के। जब कोई व्यक्ति कृषि करेगा तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, कुछ समय तक वो रुकेगा ना, वहाँ कुछ समय तक रुकेगा। तो हम मानते हैं कि जब कृषि स्टार्ट कर दी तो उन्होंने स्थायी जीवन,
स्थायी जीवन जीना स्टार्ट कर दिया। और जब स्थायी जीवन जीना स्टार्ट कर दिया तो छोटी छोटी बस्तियां बनना स्टार्ट हो गई, और ये बस्तियां ग्रामीण थी, मतलब मानव ने ग्रामीण जीवन जीना स्टार्ट कर दिया। मैंने बिल्कुल सटीक रूप से आपको बताया। औजारों में, क्योंकि मध्यकाल काल में ही औजारों में परिवर्तन हो गया, तो यहाँ तो ऑफकोर्स परिवर्तन होगा और नुकीले बनाए जाएंगे। मिट्टी के बर्तन यहाँ के साक्ष्य मिलते हैं। कृषि सबसे इम्पोर्टेंट है कि कृषि यहाँ पर कृषि की क्रांति हुई है, मतलब लोगों ने कुछ बोना स्टार्ट हुए हैं। जब कृषि की होगी तो लोग एक स्थान पर कुछ समय के लिए, अब पहले वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहते थे, अब जब कृषि कर रहे हैं तो लगभग महीने भर रहेंगे। महीने भर रहेंगे तो उसको स्थायी जीवन कहेंगे। और जब एक ही स्थान पर कुछ लोग बनाकर अपना घर बनाकर रहेंगे, कुछ लोग रहेंगे, तो उसे स्थायी बस्तियां गए। और जब बस्तियां बनेंगी तो कुछ कच्चे घर भी बनेंगे, कच्चे घरों का निर्माण होगा। और जब कच्चे घर बनेंगे तो बस्तियां बनेंगी। ये नवपाषाण काल की विशेषता थी, मैंने आपको बताया। अब इसके स्थान बताऊं कि ये नवपाषाण काल के जो स्थान है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो नवपाषाण काल के जो स्थान है वो स्थान सबसे पहले ध्यान रखना, कश्मीर का जो बुरजोम है, कश्मीर का जो बुरजोम है सबसे इंपोर्टेंट है नवपाषाण काल का जो स्थान है। दूसरा पाकिस्तान का मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में, अभी बलूचिस्तान के पाकिस्तान में, पाकिस्तान का राज्य बलूचिस्तान, वहां मेहरगढ़ है, वहां भी इस नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। चिरांद भी है बिहार में, चिरांद भी है। इस बुरजोम को ध्यान रखना, सबसे इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बुरजोम। बुरजोम में गर्तावास मिलते हैं। गर्तावास कैसे कहते हैं बुरजोम में, ध्यान रखना। आप उस नोट्स में ना हो तो इस बात को, गर्तावास, गर्तावास क्या होते हैं? गड्ढे, नीचे जमीन में खोदकर घर बनाए गए, उस अंदर व्यक्ति रहते हैं। जब गड्ढा खोदकर अंदर व्यक्ति रहेंगे उन्हें गर्तावास कहते हैं। इस गर्तावास के लिए ये बुरजोम प्रसिद्ध है जो कश्मीर में है। और ये बुरजोम एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, शवादान प्रणाली। शवादान मतलब जो व्यक्ति मर जाते हैं उनको दफनाया जाता है। तो ये यहाँ सबसे पहले ऐसे साक्ष्य मिले कि उन व्यक्तियों के साथ उनका पालतू पशु भी दफनाया गया है, जिसमें कुत्ता, पालतू पशु में कुत्ता, उसके मालिक के साथ दफनाया गया। वो व्यक्ति मर गया, उस व्यक्ति को मर जाने के बाद उसके साथ उसका जो पालतू पशु होगा, और अधिकतर बार कुत्ता जो होता है, वो उसके साथ दफनाया गया है। ये शवादानी की प्रणाली सबसे जो खास मिलती है वो बुरजोम में मिलती है। इसलिए बुरजोम इंपोर्टेंट है कश्मीर का। इसलिए पहली बात गर्तावास, गर्तावास मतलब जमीन के अंदर घर बनाए हुए, जमीन के अंदर जो घर बनते हैं वो गर्तावास कहते हैं, उसके लिए बुरजोम प्रसिद्ध है। और शवादान प्रणाली, ऐसे व्यक्ति जो ऐसी शवादान प्रणाली जहां मालिक के साथ उसका पालतू पशु भी दफनाया जाता है, वो प्रणाली में, वो स्थान कहाँ है? वो बुरजोम में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, चिरांद बिहार में। ये स्थान इस नवपाषाण काल के स्थान है। नवपाषाण काल को फिर से दोहरा रहा हूँ, औजार सटीक सही तरीके से मिले हुए हैं, नुकीले मिले हुए हैं, आसानी होती है शिकार करने में। बर्तन मिले, वर्धमान मिले मिट्टी के, कृषि के साक्ष्य मिले। स्थायी, जब कृषि करेंगे तो स्थायी जीवन होगा, स्थायी जीवन होगा तो कच्चे घर बनेंगे, कुछ ना कुछ तो घर बनेंगे, और जब घर बन जाएंगे तो वो छोटी बस्तियां बनेंगी। ऐसे कहाँ कहाँ स्थान पाएंगे? सबसे इम्पोर्टेंट कश्मीर का बुरजोम, पाकिस्तान में मेहरगढ़ और चिरांद। ये ऐसे स्थान है जहाँ पर नवपाषाण काल के स्थान मिलते हैं, नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। ये हो गया प्रागैतिहासिक काल में ये पाषाण काल। मैंने पाषाण काल में नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मतलब एक श्रेणी से चलेंगे तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों कालों को विस्तार से बता दिया है। ये आपको यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। मैं क्वेश्चन बताऊंगा, अभी क्वेश्चन मैं बोलूंगा, उसके आंसर आपको देने हैं। मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि ये एसएससी में क्वेश्चन आया है। ये हो गया हमारा प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल। अब मैंने तुम्हें बताया कि पाषाण काल के बाद एक और काल है जो प्रागैतिहासिक काल का इंपोर्टेंट माना जाता है, जिसमें धातु का उपयोग होता है। अभी तक पत्थर का उपयोग हो रहा था, अभी सर इसमें इसका नाम मैंने पाषाण काल बताया था, तो इसका सबसे इंपोर्टेंट पत्थर था।
लेकिन इसी प्रागैतिहासिक काल में एक और काल है जिसे हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ताम्र पाषाण काल। अब इसके नाम से पता चल गया होगा कि सबसे पहली धातु कौन सी होगी। सबसे पहली धातु मनुष्य ने उपयोग की वो ना लोहा, ना चांदी, ना सोना, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले मनुष्य ने जिस धातु का उपयोग किया वो था तांबा। अब ताम्र पाषाण काल की बात करेंगे। ये आपको समझ में आ गया। अब हम दूसरे की बात करेंगे, ताम्र पाषाण काल। इसका समय मैं बताऊं तो इसका समय लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व। इसका समय काल जो है वो 3000 से 2000 ईसा पूर्व में। ताम्र पाषाण काल में सबसे पहले इसके नाम से ही पता चलता है कि जो धातु है, मनुष्य ने धातु का उपयोग करना स्टार्ट हो गया है। और जो धातु सबसे पहले उपयोग की है वो है तांबा। लेकिन इसका नाम तांबा काल नहीं है, ताम्र पाषाण काल। तांबे के साथ प्लस पत्थर का उपयोग हो रहा है। तांबे के साथ पत्थर का उपयोग, इन दोनों का उपयोग होने के साथ इस काल का नाम पड़ा है ताम्र पाषाण काल। सबसे पहले मनुष्य ने जिस धातु की खोज की वो तांबा था, और वहीं से उसकी प्रक्रिया उस धातु में लगन लग जाती है। पत्थर धीरे धीरे करके पीछे होता जाता है और धातुएं तांबे के साथ धीरे धीरे करके फिर कांसा आएगा, कांसे के बाद लोहा आएगा। तो लोहा जब आता है फिर उसके बाद लोहा अपना वर्चस्व पूर्ण रूप से पूरी दुनिया में बना लेता है। तांबा सबसे पहले खोजा गया, उसके बाद कांसा खोजा गया। जब टिन में जब उसमें मिला दी जाती है तांबे में तो कांसा बनता है। तो जो कांसा बनता है, कांसे को भी उठा दिया गया। फिर आया लोहा। लोहा जब आया तो उसने पूर्ण रूप से अपना वर्चस्व सभी धातुओं से, जो मनुष्य सबसे ज्यादा उपयोग करता है वो धातु सबसे ज्यादा लोहा है। और जब लोहे की खोज हुई तो उसने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। लेकिन सबसे पहले जो धातु थी वो क्या था? तांबा था। इस बात को ध्यान रखना। ताम्र पाषाण काल। अब इसके स्थान हम देखेंगे तो इसके जो स्थान है, इसकी अलग अलग संस्कृतियां पाई जाती हैं। इसके अलग अलग स्थान है जिसमें जारवे संस्कृति, जारवे स्थान है, दैमाबाद है, जारवे, दैमाबाद, कायथा, एरड़, नबदा टोली, ये वो स्थान है जहां ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य पाए जाते हैं। मतलब तांबा पाया जाता है। ये वो चीजें हैं भारत में कई स्थान पर, वो तो कई अलग अलग, अगर मैं इसको पूर्ण रूप से पढ़ाऊं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। डेस्टिनेशन देखा जाए तो भारत में कई स्थान पर ऐसे स्थान है जहाँ नव पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, पुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं और ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन जो इंपोर्टेंट है वही आपको स्थान बता रहा हूँ। जैसे मैंने भीमबेटका बताया, सोन घाटी बताई, या मेहरगढ़ बताया, या आपको बागोर बताया, बुरझोम बताया। जो इंपोर्टेंट है वही मैंने बताया है। वैसे ही ताम्र पाषाण काल में जारवे, दैमाबाद, कायथा, एरड़, नबदा टोली, ये वो स्थान है जहां पर ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, तांबे के साक्ष्य मिलते हैं। इसका काल बता दिया। वो ताम्र पाषाण काल का काल मैंने बताया 3000 से 2000 ईसा पूर्व। ये पूरा हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के दो काल मैंने बताए, पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्र पाषाण काल। एक बार पूर्ण रूप से फिर रिवीजन हो जाए। मैंने पुरा पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल बताया। इस पाषाण काल के 3 भाग बताए, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उनकी खोज बताई। पुरा पाषाण काल की सबसे प्रमुख खोज आग, और जो मध्य पाषाण काल है उसमें पालतू पशु, जो नव पाषाण काल है उसमें कृषि। हाँ, याद रखना कि नव पाषाण काल में कृषि के साथ साथ स्थायी बस्तियां भी बसी। लेकिन सबसे बड़ी खोज पहिए की, सबसे बड़ी खोज जो हुई है नव पाषाण काल में वो कृषि के साथ साथ पहिए की खोज हुई है। पहिए की खोज भी कहाँ हुई है, कब, किस काल में हुई है? नव पाषाण काल में। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ताम्र पाषाण काल। सबसे पहली धातु जो मनुष्य ने यूज की है वो कौन सी है? तांबा।
उसके साथ कौन क्या यूज किया? पत्थर, इसलिए इसका नाम पड़ा ताम्र पाषाण काल। कौन कौन से स्थान पर ये पाया जाता है? जारवे, धैमाबाद, कायथा, एरड़, नवदाटोली। ये वो स्थान है जहाँ ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। ये आपका पूरा हुआ प्रागैतिहासिक काल। ये प्रागैतिहासिक काल है, ये एसएससी, वनडे एग्जाम, यहाँ तक कि पीसीएस तक आपको जानकारी इनफ होगी। इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी किताब पढ़ेंगे या ये नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं बात करता हूँ कि इसी पोर्शन से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो इसी प्रागैतिहासिक काल से वनडे एग्जाम में इतिहास के इस पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चन आए वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके आंसर आपको कमेंट में देने हैं। मैं इनके आंसर नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्र किस स्थान पर मिले? शैल चित्र जो मिले हैं वो किस स्थान पर मिले? ऑप्शन में दे रहा हूं, लोथल, दूसरा ऑप्शन है भीमबेटका, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा, चौथा ऑप्शन है धोलावीरा। ऐसा कौन सा स्थान है जहां शैल चित्र में प्रागैतिहासिक काल के, इस प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र में इसमें से कौन सा स्थान है? दूसरा क्वेश्चन है पुरा पाषाण काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पुरा पाषाण काल, ध्यान रखना, पुरा पाषाण काल का प्रमुख व्यवसाय कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है व्यापार, तीसरा ऑप्शन है शिकार और खाद्य संग्रहण, चौथा ऑप्शन है पशुपालन। और आपने सटीक रूप से वीडियो देखी है तो ये आंसर दे पाओगे। और ये मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं, ये क्वेश्चन जो पूछे गए वही क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। पुरा पाषाण काल में कौन सा व्यवसाय था जो मनुष्य करता था? तीसरा क्वेश्चन, आग का उपयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? आग का उपयोग किस काल में हुआ? इसके तो ऑप्शन मुझे देने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑप्शन है, मैं बता रहा हूं। मध्य पाषाण काल, लिख दे रहा हूं, मध्य पाषाण काल, दूसरा नव पाषाण काल, तीसरा पुरा पाषाण काल, चौथा ताम्र पाषाण काल। सबसे पहले आग की खोज किस काल में हुई? इनके आंसर जो मैं लिख रहा हूं ना, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं सभी। अगर और इसमें आप देख रहे हो मैं क्वेश्चन कहीं से ला नहीं रहा, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। चौथा, कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? यही ऑप्शन है, ऑप्शन यही है इसके, जो कृषि की जो शुरुआत है वो किस काल में हुई? पांचवा, पहिए का उपयोग किस काल में हुआ? यही चार ऑप्शन है, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में या ताम्र पाषाण काल में। आग की खोज कब हुई? कृषि का उपयोग कब हुआ? पहिए का मैंने बता दिया, पहिए का इस क्वेश्चनों से पहले बता दिया था पहिए का। छठवां क्वेश्चन, नव पाषाण काल के प्रमुख स्थान कौन से हैं? हाँ, ये क्वेश्चन आपको, नव पाषाण काल के स्थान, प्रमुख स्थान में कौन से? ऑप्शन में दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन है मेहरगढ़, दूसरा ऑप्शन है चिरांद, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, चौथा ऑप्शन है सभी। नव पाषाण काल के स्थान बताने, मेहरगढ़, चिरांद, ब्रह्मगिरी या ये सभी। सातवां क्वेश्चन, माइक्रोलिथ
किस काल की विशेषता है? माइक्रोलिथ, मैंने आपको बताया था माइक्रोलिथ किस काल की विशेषता है? मध्य पाषाण काल की, नव पाषाण काल की, पुरा पाषाण काल की, या ताम्र पाषाण काल की? ये ऑप्शन लिखे हुए, मैं इसलिए ऑप्शन नहीं लिख रहा। माइक्रोलिथ किस काल की है? न मध्य पाषाण काल की है, या नव पाषाण काल की है, पुरा पाषाण काल की है, या ताम्र पाषाण काल की है? 8वां क्वेश्चन है, तांबे और पत्थर के औजारों का संयुक्त उपयोग किस काल में हुआ? तांबे का प्लस पत्थर का उपयोग किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में, या ताम्र पाषाण काल में? ये बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए। 9वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन मानव विकास के प्रमाण। ये मैं क्वेश्चन मानूंगा कि ये मैंने अभी बता नहीं पाया। सोवन घाटी, सबसे पहले भारत में जो मानव के निवास के स्थान मिलते हैं, प्राचीन सबसे पहले मानव के निवास के स्थान है वो है सोवन घाटी में। ये मैंने क्वेश्चन आपको नहीं बताया था पर मानता हूँ। मनुष्य ने स्थायी निवास कहाँ सबसे पहले कब बनाया? मतलब स्थायी निवास बनना कब प्रारंभ किया मानव ने? मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में, या ताम्र पाषाण काल में? ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। पहला क्वेश्चन, शैल चित्र इन ऑप्शन में से कौन सा है? पुरा पाषाण काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, शिकार या शिकार, खाद्य संग्रहण, या पशुपालन? आग किस काल में, आग की खोजी हुई वो किस काल में हुई? मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में, या ताम्र पाषाण काल में? कृषि की खोज कब हुई? पहिए की खोज कब हुई? नव पाषाण काल का स्थान कौन सा है? माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है? तांबा और पत्थर किस काल में खोजे गए? और लास्ट में था, भारत में जो प्राचीन निवास के प्रमाण है वो किस स्थान पर है? और मनुष्य ने स्थायी निवास किस काल में हुआ? ये 10 क्वेश्चन इसी जो मैंने क्लास ली है उसी में से आए, और ये क्वेश्चन कोई मैंने खुद नहीं बनाए, ये क्वेश्चन एसएससी के वनडे एग्जाम में पूछे गए। इन क्वेश्चनों से आप जान सकते हैं और जो मैंने पढ़ाया है वो आपको पता होगा कि वो कितना सटीक है, कैसे है, किस तरीके से। इनके आंसर मैंने बताए नहीं है एक भी। इनके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं, कमेंट में लिखने हैं, बिल्कुल सभी को लिखने हैं। जब तक आप लिखोगे नहीं, जानोगे नहीं, इन चीज़ को पढ़ोगे नहीं, तब तक आप जान नहीं सकते। मैं इन क्वेश्चनों हर प्रत्येक वीडियो में, आज मैंने प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट किया, उसके साथ मैंने 10 क्वेश्चन लाया, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले हैं, एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, जिससे आपको विश्वास हो कि जो आप पढ़ रहे हो वो बिल्कुल सटीक है। मैं आपको और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ या बहुत शॉर्ट कर सकता हूँ, मैंने कुछ नहीं, उतना ही जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। एग्जाम में जो पूछा जाता है बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दूँ, उसमें से थोड़ा पूछा जाए वो गलत है। चीज़ें पढ़ो, सटीक पढ़ो और सही से पढ़ो। जितनी जानकारी मैंने दी है वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और हो सकता है मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूँगा, आने वाली वीडियो में कुछ और थोड़ा विस्तृत करूँगा, जहाँ से आपके क्वेश्चन कोई छूटे ना। लेकिन मैं प्रत्येक वीडियो में आपके 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर वाले हैं वो जरूर लाऊंगा, जिससे आपको ये भरोसा हो जाए कि जो आप पढ़ रहे हो वो बिल्कुल सटीक है। ये वीडियो प्रागैतिहासिक काल की है, इसमें प्रागैतिहासिक काल पूरा हो गया। अगली वीडियो जो आएगी उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्टार्टिंग करेंगे, कि भारत की जो पहली शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता, उसको हम कंप्लीट कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर, नए हो तो सब्सक्राइब। और मैंने आपको बता दिया है कि इसकी जो पीडीएफ चाहिए, जो भी नोट्स चाहिए, वो टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैंने लिंक डाल दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। उसमें जो भी वीडियो आएगी उसकी लिंक भी मिलेगी, सारे नोट्स मिलेंगे जीएस के कंप्लीट तरीके से। एसएससी के आपको कोई भी वनडे एग्जाम ऐसा नहीं जाएगा जहाँ से आप जीएस के लिए परेशान हो। जीएस के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, जितनी भी वीडियो में आप डालूँ उसको सटीक रूप से देखते रहें। ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है वो ज्योग्राफी की सीरीज भी कंप्लीट होगी। ये हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, इसको कंप्लीट कराएंगे, जल्दी जल्दी कंप्लीट करा देंगे। बस आप साथ बने रहें। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है। इनके आंसर देने ही देने हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको जिम्मेदारी दे के जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि आप कितने तत्पर हैं, और अगर सभी के जितने कमेंट करोगे मेरे अंदर उत्साह आएगा, और उतना अच्छे तरीके से आपके पास कंटेंट, सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।